नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास शो चुनावी खबर अखबार पर नजर और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देखिए, सुबह इस प्रोग्राम को लाने का मकसद हमारा यही होता है कि तमाम सुर्खियों को आप बहुत सरल भाषा में समझ पाएं और ये समझ पाएं कि उन सुर्खियों के भीतर क्या कुछ है। तमाम खबरों की अपडेट्स भी हम आपको लगातार बताते हैं, जो कि दिन भर की सुर्खियां रही भी हैं, जो आगे खबर बन भी सकती हैं। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर को अमर उजाला ने प्राथमिकता से छापा है। पीएम ने दरअसल अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन ये बात कही है। और देखिए, अगर आप अमर उजाला का पेज खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये खबर दिखेगी। बड़ी बड़ी हेडलाइन आप इसे देख सकते हैं और ये खबर आप देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार में शामिल एक भी व्यक्ति को अगले 5 सालों तक बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड दौरे पर यह बात कही है और प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए तमाम बातें कही और इसी के साथ साथ इंडी गठबंधन पर हमला बोलते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री हर मंच से जिक्र कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने नाम लिए बगैर हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया और कहा कि भ्रष्टाचारियों को इंडी गठबंधन जो है वो बचाने में लगा हुआ है, लेकिन अगले 5 साल तक भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, आपको याद होगा किस तरीके से इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की हुंकार भरते नजर आए हैं, ये बात कहते नजर आए हैं। चाहे सदन में भी हो, इस बात को कहा गया कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। इसी के बाद आपको याद होगा चारुल, किस तरीके से जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार सरगर्मी से यूं कह सकते हैं कि एक्टिव मोड पे ज़्यादा आ गई थी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, देश उनको माफ नहीं करेगा। और अब देखिए, खुले मन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते नजर आ गए। इस बीच झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। कहा कि यदि भ्रष्टाचार किया गया है तो आप पर गाज जरूर गिरेगी और आप इस निश्चित हो जाइए कि यदि आपने कोई आरोप, यदि आप किसी मामले में आरोपी हैं और भ्रष्टाचार में आप लिप्त पाए गए हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन का नाम लिया भी, इसके अलावा विपक्ष पर भी कड़ा प्रहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए सरकार जो है वह सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी की बात करी है, सीबीआई की बात करी है। तो यहाँ पर तमाम सरकारी जांच एजेंसियां तो ये कह ही चुकी हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने कोई अपराध किया है, यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि देखिए, मेरे पास घर नहीं है, संपत्ति नहीं है और 25 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी दाग मुझ पर नहीं लगा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं की बात कर लें तो उन्होंने एक बड़ी मात्रा में संपत्ति को अर्जित कर कर अपने परिवारजनों को दिया है और इसी को लेकर वो परिवारवाद पर भी आरोप लगाते हैं। इसी के साथ क्योंकि वो झारखंड में होते हैं तो वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो लगातार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, खासकर जब दो कहा जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होने के बाद सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी लगातार निशाना साधा जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आखिर कैसे सरकार चलाई जाएगी और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड बहुत क्लियर है। लेकिन इन सब के बीच, तमाम मुद्दों के बीच भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे। हासन सेक्स स्कैंडल मामले में एचडी हासन गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के घर से गिरफ्तार किया गया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को भी तरजीह दी। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे और कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में लिया है। ये एक्शन किडनैपिंग केस में लिया गया पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, रेवन्ना की गिरफ्तारी और जमानत अपील की गई थी, जो कि खारिज हो गई है। इसके बाद एसआईटी ने उन्हें 1 दिन के लिए कस्टडी में लिया। देखिए, लगातार आपको बता दें, इस खबर को तरजीह दी गई है और किस तरीके से रेवन्ना का जो मामला है, देखिए आपको याद होगा
जब ये पूरा मामला यानी कि एचडी देवेगौड़ा का मामला जो सामने आया और इसी के साथ साथ अब इस मामले को लेकर देखिए तस्वीरें भी यहाँ पर साफ तौर पर सामने आई हैं, किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि इस नाम को लेकर आपको याद होगा कि हालांकि पार्टी से तो आप देख सकते हैं कि निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसको लेकर प्रियंका गांधी लगातार हमलावर नजर आ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और ये भी कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति जो महिलाओं का शोषण कर रहा था वो लगातार उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, क्योंकि देखिए रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने पहुंचे थे। अब इसको लेकर विपक्ष जो है उन्हें आड़े हाथों ले रहा है। बिल्कुल, देखिए फ्रंट पेज पे अमर उजाला के फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेक्स स्कैंडल विधायक रेवन्ना गिरफ्तार, पिता देवेगौड़ा के आवास में छिपे हुए थे। बिल्कुल, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। देखिए कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल और उसके विधायक पिता एचडी देवेगौड़ा पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इस पूरी खबर को यदि हम देखें इस तरीके से कहीं ना कहीं कि कर्नाटक में जेडीएस और यूं कह सकते हैं बीजेपी एक साथ है, तो लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। इस बीच हालांकि जेडीएस की ओर से कार्रवाई जरूर कर दी गई थी, लेकिन यहां पर विपक्ष का ये कहना है कि दाग तो आप पर भी लगेंगे। हालांकि बीजेपी इसमें पाक साफ नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि अब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा। बिल्कुल, देखिए खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, इसको लेकर प्रियंका गांधी जो है वो हमलावर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने जाते हैं जिस पर महिलाओं ने शोषण करने का आरोप लगाया है। देखिए टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठते ही रहे, पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी। अब ऐसे में देखिए ये भी सवाल उठा कि ये चुनाव से पहले ही ये वीडियोज जो हैं ये सामने क्यों आ रहे हैं और विपक्ष की ये चाल है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि अब देखिए वोटिंग पर प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही ये तस्वीरें जो हैं या फिर कहा जा सकता है टेप्स जो हैं या एमएमएस जो हैं वो बाहर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे छवि ये बीजेपी के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा चारुल, क्योंकि बीजेपी जो है साउथ में अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है। हाल ही में किस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए, कर्नाटक को खोया गया, उसके बाद उनके ही सहयोगी पार्टी पर इतना गंभीर आरोप लगा। हालांकि यहाँ पर सहयोगी पार्टी ने एक्शन जरूर ले लिया है, क्योंकि अब बीजेपी उनके सहयोगी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि आरोप तो उन पर लगेंगे। अब जरा वो टाइमिंग का सवाल उठाया जा रहा है कि टाइमिंग को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही क्यों ये पूरा मामला सामने आया, क्यों ये वीडियो क्लिप्स जारी की गई। यहाँ देखिए विपक्ष भी सवाल खड़े कर सकता है ना कि सरकारी जांच एजेंसियां क्यों अभी ही एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तो सवाल जो है वो दोनों ही जगह से खड़े हो सकता है। बहरहाल जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जा सकता, इस बात की तस्दीक फिलहाल दिख रही है। चलिए चारुल आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, दूसरी बार बीजेपी ज्वाइन की है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, एक बार फिर से घर वापसी की है। अब देखिए सबसे अहम चीज है कि चुनावी दौर में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर जाना जो है वो बहुत आम बात हो जाती है, लेकिन खासकर कांग्रेस के लिए ये इसलिए ज्यादा बुरा है क्योंकि कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। और ऐसे में एक बार फिर से आप बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना पार्टी को कमजोर जरूर करेगा, और पहले से ही पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल, देखिए दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। क्या कुछ कहा, देखिए आपको बता दें कि भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। राहुल वायनाड को परिवार कहते थे, अब वोटों के लिए रायबरेली पहुंच गए हैं, जबकि कांग्रेस के लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से पर्चा दाखिल करें। राहुल की कथनी व करनी से तंग आकर अरविंदर सिंह लवली व अन्य भाजपा में आए हैं। ये विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा ने, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, 2 पूर्व विधायक समेत 4 अन्य ने भी दामन को थामा। पहले लवली समेत असंतुष्टों ने अलग पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। देखिए यही हम आपसे बता रहे थे कि जो अरविंदर सिंह लवली हैं, जो कि शुक्रवार तक यूँ कह सकते हैं कि ये खबरें थी कि अलग पार्टी बनाई जा सकती है जो भी असंतुष्ट हैं, लेकिन कल किस तरीके से सरगर्मी अलग ही हो गई, बीजेपी में ये शामिल हो गए। और देखिए
वह बीजेपी में दूसरी बार शामिल हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2017 में कांग्रेस का दामन छोड़ा था और 1 साल से भी कम समय में 2018 में कांग्रेस में वे लौट आए थे और वापस कांग्रेस के साथ चले गए हैं। चारों यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है वो बड़ी दिक्कत की बात आ जाएगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोसों दूर हो गई है कांग्रेस। अब यदि हम दिल्ली की बात करें तो शीला दीक्षित के बाद नजर नहीं आता कि कांग्रेस जो है दिल्ली में मजबूती लगाई हुई यानी कि मजबूत स्थिति में है। एक एक करके तमाम जो दिग्गज हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली की बात कर लीजिए, आपने देखा होगा किस तरीके से इंदौर की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो वहां पर भी जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं। यानी कि कैडर को अब सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए सोचने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जितनी मजबूत आम आदमी पार्टी है उतनी बीजेपी भी नहीं थी। लेकिन ऐसे में जब कांग्रेस पहले से ही कमज़ोर पड़ेगी और खासकर जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो दिल्ली में तो कहीं ना कहीं ये पार्टी को कमज़ोर ज़रूर कर देगा। लेकिन बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है क्योंकि जो कांग्रेस का पूरा दारोमदार दिल्ली में संभाल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर से घर वापसी कर ली है भारतीय जनता पार्टी में, जिससे पार्टी मजबूत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया, कहा है कि बंगाल को बदनाम करने के लिए संदेश खाली की घटना को हवा दी गई थी। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और कहा कि बीजेपी में माफ का संदेश खाली में जो भी हुआ वो बीजेपी की प्लानिंग थी, ऐसा कहा गया है। देखिए बीजेपी का कहना कि टीएमसी अपने पाप को दबाने के लिए सब कुछ कर रही है। फिलहाल देखिए ये बड़ी खबर आपको छाप बता रहे हैं और ये साफ तौर से इसको छापा गया है, द हिंदू में इसको जगह दी गई है। किस तरीके से संदेश खाली का ये पूरा मामला जिसमें पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया, बंगाल को बदनाम करने की साजिश के तहत इस घटना को हवा दी गई। तो ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी ने सोशल मीडिया पर स्टिंग वीडियो जारी किया, आरोप लगाया संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी की प्लानिंग थी। तो फिलहाल देखिए एक बार फिर से ममता बनर्जी संदेश खाली को लेकर अपने ही गुनहगारों को बचाती नजर आई हैं। तो देखिए चारों भी इस खबर को आपको बता रही हैं, क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा है जरा जान लीजिए। बिल्कुल, देखिए टीएमसी हाइलाइट्स वीडियो से संदेश खाली बीजेपी प्लॉट टू डिफेम बंगाल, ऐसा कहा जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से। सबसे अहम चीज़ है कि संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह से प्रमुखता से बीजेपी की ओर से उठाया गया था, अब इस सब को एक कॉन्स्पिरेसी करार दिया है, एक साजिश करार दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और देखिए आप ये सभी जानते हैं कि संदेश खाली के मुद्दे को किस तरह से बीजेपी ने तवज्जो दी थी, यहाँ तक कि जो महामहिम हैं वो भी पहुँचे थे, माफिका जो राज्यपाल हैं वो भी पहुंचे थे संदेश खाली की पीड़िताओं से मिलने के लिए। लेकिन इन सब के बीच आपको कोर्ट की वो टिप्पणी याद होगी कि ममता बनर्जी को आरोपी को डिफेंड नहीं करना चाहिए, शाहजहां शेख को अब सरेंडर कर देना चाहिए, आखिर बंगाल पुलिस क्या करी। तमाम टिप्पणियां जो हैं वो माननीय कोर्ट की थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल को बदनाम करने के लिए ये पूरा मामला जो है इसे बनाया गया था। संदेश खाली इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी, ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कहा जा रहा है। देखिए वीडियो में कथित तौर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल कह रहे हैं कि संदेश खाली में महिलाओं को उकसाने में सवेंदु अधिकारी का हाथ था। अब जरा जान लीजिए, ये कोट किया गया है, ये ममता बनर्जी के द्वारा बोला गया है। अधिकारी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वीडियो आने के बाद अब तक इस मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस भाजपा पर अब हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। नारिया की एक रैली के दौरान कहा गया कि भाजपा ने संदेश खाली पर ड्रामा किया जो अब एक्सपोज हो गया है, और ये भी कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये भाजपा की साजिश है। ये एक एक चीजें बातें कोट करिए, जैसे कि चारों ने बताया कि द हिंदू में तरजीह दी गई है, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापा। ये कहा कि ममता के भतीजे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वोट पाने के लिए भाजपा की राजनीति इतनी गिर जाएगी। हालांकि देखिए संदेश खाली का एक ऐसा मामला था जिसको लेकर पूरा देश हिल गया था। एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी टीएमसी ने अपनी ताकत झोंक दी थी। इसी टिप्पणी यानी कि इसी पर ही
टिप्पणी कहीं ना कहीं कोर्ट ने की थी और यही एक बड़ी वजह है जो लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर थी टीएमसी सरकार पर। बिल्कुल, देखिए शाहजहां शेख का नाम जिस तरह से इसमें सामने आया था और कहा गया था कि शाहजहां शेख जो कि टीएमसी के गुंडे के तौर पर काम करता है, ऐसा बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था। उस नाम को लेकर चर्चाएं रही थी, लेकिन संदेश खाली एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। यहाँ तक कि संदेश खाली की जो पीड़िता है उसे बीजेपी ने टिकट भी दिया है। लेकिन अब ये एक अहम चीज है कि आखिर ये जो वीडियो सामने आया है इस पर बीजेपी क्या कहेगी, और खासकर शुभेंदु अधिकारी का नाम जिस तरह से इसमें घसीटा गया। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार संदेश खाली जाने के लिए अड़े हुए थे, यहाँ तक कि पुलिस की लाठियां भी खाई थी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का नाम आना और बंगाल को लेकर ये स्पष्ट कर देना कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के तहत बीजेपी ये कर रही थी। सीएम का ये कहना, राजनीति हम चारों कह सकते हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति कर सकता है, लेकिन जब कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लेता है, कोर्ट यदि मौजूदा सरकार को, राज्य सरकार को फटकार लगाता है, यानी कि दाल में तो कुछ काला होगा ही ना। जब भी कोर्ट जो है सामने से आके अपनी बात रख रहा है, आपको फटकार लगा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा जिस सीट से लड़ेंगे राहुल वहां से हार जाएंगे। अमर उजाला ने इस खबर को छापा। अमित शाह ने आगे कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी, वायनाड सीटों से चुनाव लड़ा था। जहां उन्होंने वायनाड से सीट हासिल की थी, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अमेठी सीट वे हार गए। गृह मंत्री ने आगे कहा कि राहुल बाबा मेरी सलाह मान ले। बिल्कुल, देखिए ये खबर है, अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से छापा है। पेज नंबर 13 पे आप इस खबर को देख सकते हैं, जहां पर अमित शाह ये कहते हैं, शाह की राहुल को चुनौती, दिक्कत सीटों में नहीं है, जहां जाओगे वहां हारोगे। ये देखिए, ये एक अहम टिप्पणी हो जाती है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन पर ये कटाक्ष किया गया है अमित शाह की ओर से, और कहा कि दरअसल सीट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जाओगे वहीं से हार जाओगे। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कटाक्ष किया है। अब सबसे अहम चीज ये है कि देखिए दीपिका, यहाँ ये समझना होगा कि 2019 से पहले अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। स्मृति ईरानी 2014 में हार गई थी, लेकिन 2019 में जिस तरह से वो जीती, और राहुल गांधी जिन्होंने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और उसमें वायनाड से वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं वायनाड उनका परिवार है, और इसे लेकर स्मृति ईरानी लगातार हमलावर हैं। अब राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना, इस पर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दिक्कत सीट में नहीं है, आप जहां जाओगे वहीं से हार जाओगे। इतने आश्वस्त हैं गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की जीत। देखिए जाहिर सी बात है, ये जो बैठे बिठाए मुद्दा दिया भी तो राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि 3 बार से आप सांसद रहे अमेठी के। यदि देखा जाए, आप यदि 2019 का चुनाव हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी एक बार भी आपने अमेठी को नहीं झांका, ये कहना है। अब जरा समझिए उन तमाम कार्यकर्ताओं की स्थिति, मनोस्थिति जो अमेठी में लगातार कांग्रेस की ओर से सक्रिय हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका ये कहना है कि आप चुनाव तो लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता होते हैं, उनका मनोबल भी टूटता नजर आया, क्योंकि राहुल गांधी जो कि अमेठी से थे, अब उन्होंने एक सेफ सीट यानी कि रायबरेली को चुन लिया। रायबरेली एक ऐसी सीट जिसमें आपको याद होगा 2019 में जब मोदी लहर आई थी, मोदी लहर में भी सोनिया गांधी ने 2019 में उस सीट को जीत लिया था। यानी कि वो इतनी सेफ सीट है। ये सभी को दिख रहा है कि कितनी सेफ सीट से आप लड़ रहे हैं, आपका मंसूबा क्या है, आपकी मंशा क्या है। यही जो कटाक्ष है वो लगातार बीजेपी जो है वो अब राहुल गांधी पर कर रही है, कांग्रेस पर फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि अब चुनाव के बाद अगर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से जीत जाते हैं, ऐसे में ना तो दक्षिण को छोड़ सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट जो है इसे छोड़ पाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर नतीजों में क्या निकलकर सामने आता है। आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे प्रमुख अखबारों की सुर्खियों पर, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ जाएंगे खबरों में आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, कहा अग्निपथ योजना से सेना का मनोबल टूटा है। हिंदुस्तान टाइम्स से इस खबर को छापा है। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा ये भी जान लीजिए। इस खबर को तरजीह दी है, देखिए ये खबर आपको बता रहे हैं। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर देखिए कहा गया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से, और उन्होंने कहा है कि
इस स्कीम से सेना का मनोबल जो है वो टूटा है और अगर सरकार में आते हैं तो इस स्कीम को रोक दिया जाएगा, ऐसा कहा गया राहुल गांधी की ओर से। सबसे अहम चीज है अग्निपथ स्कीम, जिसे लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा और सभी को मौका मिलेगा। अलग अलग तरीके से इस अग्निपथ स्कीम के फायदे जो हैं वो गिनवाए गए थे। हालांकि कई जगह इसका विरोध हुआ था देश में और कई जगह हमने आगजनी जैसी खबरें देखी थी, घटनाएं देखी थी, झड़प जैसी। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा है कि ये एक ऐसी स्कीम रही जिसने सेना का मनोबल तोड़ा और सरकार में अगर आएंगे तो अग्निपथ स्कीम को तुरंत ही रद्द कर दिया जाएगा। इसे बिल्कुल, देखिए क्या कहा जाए चारुल, जरा जान लेते हैं। वी हैव रिटन इन अवर मैनिफेस्टो दैट वी विल terminate the Agniveer scheme. Now your loss of occurred and you have been hurt. You had a dream of joining the army which was not fulfilled. यानी कि आपने सोचा कि आप आर्मी को ज्वाइन करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन अग्निवीर ऐसी स्कीम सरकार लेकर आ गई जिसने नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ज़रा आप इस बात को समझिए। अग्निवीर योजना के तहत आपको याद होगा, जैसे कि चारुल भी जिक्र कर रही थी, आपको भी पता होगा किस तरीके से जब इस योजना को लागू किया गया था तो आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। उसके बावजूद भी तमाम युवाओं ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी। तमाम युवाएं जो हैं अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती भी हुए हैं। यहाँ जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि यहाँ पर सीधे सीधे धोखा किया गया है बीजेपी के द्वारा युवाओं से। हम आते हैं यदि सरकार में तो हमारे मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग इस योजना को रद्द किया जाएगा। अब चूंकि अग्निवीर योजना का जिक्र लगातार कांग्रेस करिए, यहाँ पर जो सुर हैं वो बीजेपी के भी थोड़े बदले हुए आपको नजर जरूर आएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद हो चुके हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस योजना में थोड़ी खामी है तो हम इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बैकफुट पर सरकार भी थोड़ी सी नजर आ जरूर रही है। बिल्कुल, अग्निवीर योजनाओं को लेकर देखिए सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरह विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिला था और खासकर बिहार में इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, इस पर अब कहा जा सकता है कि एक पंथ दो काज किए गए, खासकर बिहार और साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध किया था उनके लिए एक राहत भरी खबर, उन युवाओं के लिए राहत भरी खबर जरूर है ये कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर सरकार उनकी बनती है तो वो जरूर इस योजना को बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी देखिए बैकफुट पर तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है एक सॉफ्ट कार्ड जरूर खेल रही है कि अगर कुछ है तो उसमें चेंज किया जाएगा। लेकिन अब ये कांग्रेस के पास भी तो जवाब नहीं है इस बात का कि अग्निपथ योजना जब लाई गई, अग्निवीर योजना जब लाई गई तो अभी भी युवाओं ने कितनी दिलचस्पी दिखाई, कितने युवा इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर आप उन युवाओं के बारे में क्या कहेंगे जो दिलचस्पी ले रहे हैं? बहरहाल ये यक्ष प्रश्न है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया, कहा औरंगजेब के जजिया टैक्स को दोबारा लागू करना चाहती है। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर पहुंचे। यहां सीएम योगी गुना सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस के विरासत टैक्स को लेकर कहा कि ये पार्टी औरंगजेब की तरह ही आप जजिया कर लगाना चाहती है। देखिए बहुत बड़ी बात कहते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और बड़ी बात में ये भी कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे कटाक्ष किया गया है कि औरंगजेब जिस तरीके से उस वक्त सरकार जो बना हुआ था और किस तरीके से आम जनता को परेशान करता था, जजिया कर ऐसा कर होता है जो आप अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान लगाया जाता था। कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल पड़ी है, ये जजिया कर लगाना चाहती है। देखिए ये खबर है और आप देख सकते हैं औरंगजेब के जजिया कर को लागू करना चाहती है कांग्रेस, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। आपको सैम पटौदा का वो बयान याद होगा जिसमें वो विरासत टैक्स का जिक्र करते हैं, खासकर अमेरिका से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि भारत में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए हमलावर नजर आ रहे हैं और पहले भी देखिए आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाली कांग्रेस आज पथ भ्रष्ट हो चुकी
है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि रामकृष्ण की धरती पर नहीं चलेगा वोट जिहाद। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जिस तरह से वोट जिहाद की अपील की थी, ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फर्रुखाबाद के कमालगंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि रामकृष्ण की धरती है, यहाँ पर वोट जिहाद नहीं चल सकता है, ये कहा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। अब देखिए यहाँ पर भी एक जिस तरह अलग अलग मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें राम मंदिर का मुद्दा है, जिसमें तमाम मुद्दे आते हैं, ऐसे में वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये रामकृष्ण की धरती है, यहाँ वोट जिहाद नहीं चलेगा। देखिए आपको याद होगा सलमान खुर्शीद जो कि पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उनकी भतीजी ने जिस तरह से वोट अपील के साथ साथ कहा जा सकता है वोट जिहाद की अपील की थी, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा कि आप तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण की नीति की हैं। लव जिहाद तो सुना था, ये वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद के बारे में ज़रा आप बताइए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी कुछ कहती नजर आई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने थोड़ी बहुत सफाई ज़रूर इस मामले पे दी थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर हम एक बार कह सकते हैं कि बैठे बिठाए जो मुद्दा है वो बीजेपी को वापस मिल गया। यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि आप यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, बरगलाने की कोशिश आप वर्गों को कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किस तरीके से यही बात को उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कांग्रेस आ जाती है तो किस तरीके से जजिया लग जाएगा। जजिया यदि आपको याद होगा तो जब धार्मिक यात्राएं की जाती थी औरंगजेब के वक्त में, उस वक्त जजिया कर को लगाया जाता था। हालांकि अब आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फायर ब्रांड नेता हैं, उनकी बेबाक छवि है, सनातन को हमेशा से प्रमोट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ और मैं इसी बात को प्रमोट करता रहूँगा। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं बीजेपी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की यूएसपी भी है। बिल्कुल, देखिए विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस ने कहा जा सकता है कि सैम पटौदा ने जो बयान दिया था, कांग्रेस का विरासत टैक्स को लेकर जो बयान रहा, उसको लेकर प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने हमला बोला था और ये कहा था कि कांग्रेस आपकी जो ज़मीन है उसे लूटना चाहती है, उसे कब्जे में लेना चाहती है। लेकिन इन सब के बाद अब वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो सैम पटौदा का बयान हो या फिर यहाँ पर आप बात कर लें वोट जिहाद के, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है बीजेपी। और यहाँ पर देखिए सबसे अहम चीज़ है, सलमान खुर्शीद की भतीजी जब वोट जिहाद की अपील करती हैं तो ये एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं और मंच से कांग्रेस को घेरा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया, कहा हमारी सरकार बनी तो मन की बात नहीं 140 करोड़ लोगों के मन की बात सुनी जाएगी। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, मैनपुरी के कुरावली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ये बात कहते नजर आए। बिल्कुल, सपा प्रत्याशी और अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए देखिए इस खबर को किस तरीके से छापा गया। द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए आपको पढ़ के भी सुना देते हैं क्या कुछ कहा। एलिस पोस्ट सर्कल फॉर द सेविंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये कहा गया है। एसपी चीफ सेज इंडिया ब्लॉक गवर्नमेंट विल गिव प्रायोरिटी टू राइज ऑफ अनडाइवर्ट प्रिविलेज्ड इफ voted to power, claims the election will be decided factor not just for us but for the generations to come। यानी कि फोकस किया जाएगा उन तमाम लोगों में, यानी कि जो उद्योगपति नहीं है, जो आम जनता हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। आप मन की बात सुनते हैं, हम उनकी मन की बात के अकॉर्डिंग काम करके दिखाएंगे। मैनपुरी में अपनी बात कही है ये। डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही हैं और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बहुत मुखर नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी की सीट अगर हम देखें तो डिंपल यादव के लिए एक चुनौती तो है ही, लेकिन इन सब के साथ ही जब सपा प्रमुख पहुंचते हैं मैनपुरी और वोट अपील करते हैं तो इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए बड़े वादे भी किए। मैनपुरी में चुनावी सभा में अखिलेश ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया जाता है और उन्होंने ये नियम नहीं बनाया कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर सरकार हमारी बनी तो हम कर्ज माफ भी करेंगे। एमएसपी जो कि किसानों का एक प्रमुख मुद्दा है, को लेकर भी ये कहा जाता है कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे। यानी लेकिन देखिए
विवेक, हम कह सकते हैं चारुल बहुत दिलचस्प है। INDIA गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो पार्टियां अपना अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेके आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का अपना अलग मैनिफेस्टो है और कांग्रेस का अपना अलग मैनिफेस्टो है। तमाम बड़े दल हैं, यदि आप बिहार में देख लीजिए तो वहां पर मैनिफेस्टो आपको तेजस्वी यादव का और RJD का अलग मैनिफेस्टो दिखाई दे जाएगा। तो बिहार को एक अलग राज्य बनाने अलग तक का राज्य की ऐलान कर बात दिया है। बिल्कुल, देखिए अब यही बड़ी बात है, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का तो है दर्जा, और जो कभी मिल नहीं पा रहा था, देखिए उसको लेकर भी तमाम बातें उठाती नजर आए। अब यहाँ पर बड़ी गूफअप की स्थिति है। आप INDIA गठबंधन में है, तमाम पार्टी तमाम विपक्षी एक हो चुके हैं। मैनिफेस्टो किसका माना जाएगा, जरा ये बताइए। ये जो अखिलेश यादव मैनिफेस्टो ला रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के लिए होगा? अकेला उत्तर प्रदेश के लिए तो संभव नहीं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। यदि जाहिर सी बात है मैनिफेस्टो का जिक्र करेंगे तो आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया गठबंधन यानी कि इसमें प्रमुख तौर से यदि हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बात कर रही है। यहाँ पर कम से कम INDIA के तमाम नेताओं को जनता को समझाना पड़ेगा, भाई कौन सा मैनिफेस्टो में कौन कौन सी बातें जो है हम जनता को देंगे, उनको मुहैया कराएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो गूफअप की स्थिति है फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। पार्टियों का ये जो मैनिफेस्टो सबके अलग अलग हैं, इसे सार्वजनिक तौर पर तो लागू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में देखिए NDA की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, लेकिन अलग अलग मांगों के साथ, अलग अलग रायशुमारी के साथ जो ये मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टियों ने जारी किए हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, RJD हो, ये तमाम पार्टियों की ओर से जो जारी किए गए हैं मैनिफेस्टो, इन्हें आखिर अमल में कैसे लाया जाएगा और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा कि हर पार्टी का जो अपना मैनिफेस्टो है उसे लागू कर दिया जाए? मैनिफेस्टो का तो हम मात्र जिक्र कर रहे हैं। अब आप इससे पहले की कंडीशन पर नजर दौड़ाएंगे तो जिसने झंडा बुलंद किया, नीतीश कुमार INDIA के संयोजक रहे। उन्होंने कहा कि भाई तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, वही किनारा कर बैठे, वही बीजेपी में शामिल हो बैठे। इसके बाद सरफुटबल की नौबत अब आपने देखी, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उस पर बातचीत नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा आती है, अखिलेश यादव बड़ी बेबाकी से कह देते न्याय यात्रा में तभी शामिल हुआ जाएगा जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो जाएगी। अब देखिए मैनिफेस्टो, अखिलेश यादव हालांकि मैनपुरी के मन से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इस बात को सामने लाया जाएगा। मैनिफेस्टो आपका अलग है, कांग्रेस का अलग है, INDIA गठबंधन के तमाम जो विपक्षी हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनका मैनिफेस्टो अलग है। ये बात पहले क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और विदेश मंत्री S जयशंकर का जिक्र करते हैं। बड़ा बयान आया, कहा निज्जर की हत्या कनाडा की आंतरिक राजनीति का मामला है। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। जयशंकर ने कहा कि अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो ज्यादातर वहां की आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इस खबर को तरजीह दी गई है, निज्जर की हत्या कनाडा की आंतरिक राजनीति का मामला है। S जयशंकर ने इस बात को कहा है। क्या कहा, देखिए, अब प्रवासियों के लिए भारत जैसा उदार कोई नहीं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत को दुनिया के इतिहास में अप्रवासियों के लिए सबसे उदार देश बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत को जेनोफोबिक, विदेशियों के प्रवेश से डरने वाला बताते हुए कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति की वजह से यह कंडीशन खराब है। जयशंकर ने जवाब दिया इसी बात पर कि भारत की स्थिति खराब नहीं है और वैश्विक समाज के लिए भारत हमेशा खुला और उदार रहा है। हाल ही में लागू नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA भी ये बताता है कि भारत अप्रवासियों का दिल खोलकर स्वागत करता है। देखिए अब आपको ये भी बता दें, जो कनाडा में निज्जर का जो पूरा मामला सामने आया था, जिसको लेकर सवाल कनाडा की सरकार ने भारत पर खड़े भी किए थे, उसका जवाब भी जयशंकर ने कहा। आपको याद होगा कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कथित 3 हत्यारों की पहचान उजागर करते हुए उनकी तस्वीर जारी की। इनकी पहचान करण बरार, करणप्रीत सिंह के रूप में हुई। ये तीनों भारतीय नागरिक हैं, कनाडा के एडमंटन में रहते हैं। इसके खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप था। तो फिलहाल आपको बता दें, कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत नहीं है, कुछ दल खालिस्तानी के समर्थक नेताओं पर निर्भर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, हमेशा से ये कहा गया है कि जो कनाडा है, यदि हम खालिस्तानियों की बात करते हैं, वो उसका पनाहगाह हमेशा से कहा जाता है, क्योंकि बहुत सेफ हो जाता है, कनाडा हमेशा भाग जाते हैं। सवाल तब कनाडा सरकार ने खड़े कर दिए थे जब इस आतंकवादी को मारा गया था। यहाँ पर सीधे
देश पर यानी कि भारत पर सवाल खड़े किए गए थे। इसी को लेकर देखिए जयशंकर ने यह भी कहा कि अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर कनाडा में जो कुछ हो रहा है वो ज्यादातर वहां की आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा था और ऐसे में भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि यह आपका आंतरिक मुद्दा हो सकता है लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल देखिए अब स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन भारत जो है इन तमाम चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत बेबाकी से अपनी बात को रखना जानता है। हर एक फोरम पे, हर एक मंच पे भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपनी बात रख पा रहा है, जो पहले कभी कह सकते हैं पॉसिबल नहीं होता था, अब वो बहुत लेकिन आज भारत बहुत मजबूत हो गया है और अपनी बात मुखर तरीके से रखता है। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद ट्रूडो से और भारत के कहा जा सकता है कि देखिए शुरुआत में रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन भारत की मजबूती को देखकर कनाडा बैकफुट पर जरूर हो गया था। इस लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि भारत किस तरह मजबूत हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये तो स्पष्ट कर दिया गया विदेश मंत्री की ओर से कि ये आप कुछ भी कहेंगे और कुछ भी आरोप लगाएंगे तो देश उसको स्वीकार नहीं करेगा, देश उसे सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस आरोप का खंडन भी किया गया था। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में देखिए ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा बयान था कनाडा का, लेकिन देखिए आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा था कनाडा को और इससे ये भी पता चलता है कि भारत किस कदर मजबूत हुआ है और अब भारत जो है वो बदल चुका है। हालांकि इसका जिक्र बीजेपी लगातार करती रहती है अलग अलग मंच से, लेकिन जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो ये समझ आता है कि भारत जो है वो बदल चुका है, मजबूत हो चुका है। चलिए शाहरुल आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए कनाडा की हम लगातार जिक्र तो कर रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते तमाम खबरों का हम जिक्र करेंगे। इस बीच देखिए आपको याद होगा चारुल तीसरे चरण का जो मतदान है, यदि हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो 2 चरणों की यदि हम बात करते हैं किस तरीके से 2 चरणों में जो मत प्रतिशत है, जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं माथे पर चिंता की लकीरें तमाम सरकारों की आ गई। फिलहाल देखिए न्यूज़ इंडिया ये अपील कर रहा है अपने तमाम दर्शकों से भी, तीसरे चरण के फेज अब नजदीक है। आपके यदि क्षेत्र में चुनाव है तो आप जरूर घरों से घर से निकलिए और वोट दीजिए। लेकिन इस बीच वोट की अपील तो बीएसपी सुप्रीमो भी कर रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा समाज को बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए बसपा प्रमुख ने मुस्लिम समुदायों से अपने वोटों को विभाजित न करने के लिए भी गुहार लगाई। उन्होंने सहारनपुर में एक रैली में कहा अगर मुस्लिम समुदाय अपना वोट बांटता है और कांग्रेस को वोट देता है तो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से वोटों पर निशाना भी साधा, इसी तरीके से साफ तौर पर जो कह सकते हैं कि लगातार अमूमन अपनी बात सुप्रीमो जो है मायावती रखती नहीं है, लेकिन इस बार भी मायावती ने बेबाकी से कहा कि यदि वोट बढ़ते हैं ना तो वोट बढ़ने का फायदा जो है सीधे सीधे कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी के खाते में जाएगा। अगर पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। देखिए ये बहुत दिलचस्प बात कही है मायावती ने। बिल्कुल, देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहा है कि अब आकाश नहीं मायावती ही करेंगी बसपा की चुनावी रैलियां। ये खबर आप देख सकते हैं, इसे प्रमुखता दी गई है। आकाश आनंद जो कि पूर्व सीएम मायावती के भतीजे हैं, जिन पर पार्टी का कहा जा सकता दारोमदार है। अब ऐसे में ये कहा गया है कि आकाश के बजाय मायावती जो है वो रैलियां करेंगी, चुनावी सभाएं करेंगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि चुनाव में जनता की नब्ज टटोलने का काम तो राजनीतिक पार्टियां करती ही हैं, लेकिन ऐसे पैंतरे अपनाए जाते हैं जिनमें सोचना समझना जो है वो मुश्किल भी हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये कह देना कि एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, ठोस कदम उठाया जाएगा, ठोस कदम उठाया जाएगा, ये बहुत दिलचस्प कहा। कदम क्या होगा? कदम क्या होगा पहले तो ये बता दीजिए कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या ये संभव है कि मायावती जो है वो केंद्र की सत्ता में आ जाए?
ये बड़ी बात है। फिलहाल तो स्थिति को देखकर नहीं कहा जा सकता है और ना ही किसी के साथ गठबंधन हो, जबकि आप अकेले चुनावी मैदान में उतरे हो। आप पिछली अपनी सीट से ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जरूर थी, जिसमें बसपा को ही फायदा हुआ था, 10 सीटें जरूर बसपा के खाते में आई थी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे, ये बात तो गले से नीचे नहीं उतरती। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस यकीन कर लीजिए बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है चारों, हम कह सकते हैं कुछ भी बातें क्या, बातें हैं तो बातों का क्या, ये कहावत भी है। वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान आया, कहा जिसे पीएम शहजादा बोलते हैं वो चला है 4000 किलोमीटर। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। किस तरीके से देखिए प्रियंका गांधी ये बात कहती नजर आती है। चुनावी जनसभा में प्रियंका ने कहा कि आप शहजादा जिसे कह रहे हैं ना, ये शहजादा किस तरीके से, चाहे वो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, किस तरीके से चला है, इसकी बानगी साफ तौर पे देखी गई है। तो फिलहाल इस खबर को लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस खबर को छापा गया। देखिए यहाँ पर इस खबर देखिए, वाली खबर देखिए, छोटा सा कॉलम भ्रष्टाचार में लिप्त। देखिए यहाँ पे देखिए छोटू से जगह पे छापा गया, लेकिन इसके कह सकते हैं कि मायने बहुत हैं। मायने इसलिए हैं क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह हों, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये शहजादे, और अब तो अखिलेश यादव भी साथ में आ गए उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल देखिए कहते हैं कि ये दो शहजादे जो हैं वो किस तरीके से एक साथ तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन है एक साथ नहीं है। तो आप यानी कि आप वो लोग हैं जिन्होंने कभी धूप नहीं देखी, पैदल नहीं चले। इसी पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया। क्या कहा जरा ये भी सुन लीजिए। चुनावी जनसभा में प्रियंका ने कहा मोदी मेरे भाई को शहजादा बुलाते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि मेरे भाई में इतनी लंबी पदयात्रा की, जनता की समस्याएं सुनी, उन्हें दूर करने के लिए उनसे चर्चा की। दूसरी ओर शहंशाह हैं, महल में रहते हैं, आपने कभी उन्हें टीवी पर देखा है? साफ सुथरे कपड़े, धूल का एक कण नहीं। प्रियंका ने कहा उन्होंने 10 वर्षों में जनता के अधिकारों को कमजोर किया है। तो फिलहाल प्रियंका गांधी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर भारत जोड़ो यात्रा का फायदा तो हुआ था कांग्रेस को, और इसीलिए ये कहा भी गया था। और देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चलाई गई, भारत जोड़ो यात्रा भी चलाई गई। इन दो यात्रा के जरिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक वोट शेयर जो है वो बढ़ा है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब शहजादा उन्हें लगातार कहते हैं राहुल गांधी को, तो प्रियंका गांधी कहती हैं आप मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, लेकिन शहंशाह ने आखिर क्या किया? मेरा भाई तो 4000 किलोमीटर की यात्रा भी तय कर चुका है, जनता से मिलता है, समस्याएं सुनता है, लेकिन प्रधानमंत्री यानी जो शहजादे हैं, अब जो शहंशाह हैं, वो जनता से कटे हुए नजर आते हैं। देखिए ना सिर्फ वोट प्रतिशत की बात कर ले हम चारुल, बल्कि जो उनकी खुद की छवि है, जो खुद की पर्सनालिटी है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है। राहुल गांधी अब बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नजर आते हैं। अब जो बात वो कहते हैं, जिस फोरम से, जिस बेबाकी से कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको सुना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ओडिशा की पुरी से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव से पहले ही नाम वापस ले लिया है। द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा। कांग्रेस की एक और प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने आर्थिक कारणों का हवाला दिया, अपना नाम वापस लिया। इससे पहले आपको याद होगा इंदौर के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। इधर सूरत की हम बात करते हैं तो लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। लगातार कांग्रेस के लिए ये बुरी खबरें हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच लगातार उन्हीं के ही जो नेता हैं, कैंडिडेट हैं, वो अपने आप में पीछे हट रहे हैं। ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्या मोह जो है वो कांग्रेस में भंग होता जा रहा है तमाम कैंडिडेट्स का? ये देखने वाली बात है। देखिए ये हम खबर दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे तरजीह दी है, तवज्जो से इसे तवज्जो दी गई है। अब सबसे अहम चीज़ है कि ये देखिए कांग्रेस पुरी कैंडिडेट ऑप्ट्स आउट ऑफ एलएस यानी लोकसभा इलेक्शंस।
पोल्स रेस कटिंग लैक ऑफ फंड। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि सूरत में ऐसा होता है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो बैकआउट कर जाते हैं, फिर इंदौर में बैकआउट कर जाते हैं, और अब ये तस्वीरें जो हैं ये एक बार फिर से सामने आ रही हैं पुरी से। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं संबित पात्रा, वो कहीं ना कहीं फायदा उन्हें इस चीज का जरूर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर यह समझना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट आखिर बैकआउट क्यों कर रहे हैं एक के बाद एक मामलों में। तीसरी बार ये हुआ है, और इससे पहले देखिए एक तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं जो बैकआउट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी है जो कि कैंडिडेट्स बदल रही है। ये दो मुद्दे जो आपस में टकरा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसमें आपको बता दें जो सुचायता मोहंती है ना, वो ये कह रही हैं कि पार्टी से प्रचार के लिए फंड ना मिलने पर उन्होंने ये कदम उठाया, यानी कि हमें फंड ही पार्टी से नहीं मिल रहा था, हम प्रचार प्रसार करते तो कैसे करते, इसीलिए सुचारिता मोहंती कह रही हैं कि मुझे फंड ही नहीं मिल रहा था भाई, तो मैं प्रचार प्रसार कैसे करती। तो सूरत इंदौर के बाद उड़ीसा में कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रोहित वेमुला केस में विवाद के बाद तेलंगाना सरकार का फैसला आया, दोबारा मामले की हो सकती है जांच। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है। रोहित वेमुला केस में ये एक बड़ा अपडेट है, दोबारा इस मामले की जांच की जा सकती है ऐसा कहा जा रहा है। तो रोहित वेमुला की मौत के मामले जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में। मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा दायर की गई याचिका के हिसाब से अब देखिए माना जा रहा है कि एक बार फिर से इस मामले की जांच हो सकती है। वेमुला प्रोब फोकस्ड ऑन प्रूविंग ही वाज नॉट एससी शोज पुलिस रिपोर्ट। देखिए आपको याद होगा कि पुलिस के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट पर रोहित की मां और भाई ने संदेह जताया था। हालांकि अब तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं रवि गुप्ता ने विवाद बढ़ने के बाद रोहित वेमुला आत्महत्या केस में आगे की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये कहीं ना कहीं रोहित के परिवार के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए तो इसी के साथ आज की इस खास पेशकश चुनावी खबर अखबार पर नजर में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।